आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। ठीक है, हमने लास्ट 2 चैप्टर किए थे, आंकड़ों का संग्रहण और आंकड़ों का संगठन। आंकड़ों का संग्रहण में हमने क्या पढ़ा था कि हम आंकड़ों को क्या करते हैं, इकट्ठे करते हैं किसी भी कंडीशन के अंदर, चाहे हम खुद घर पे जाके कर सकते हैं, टेलीफोन से कर सकते हैं, या फिर हम डाक द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके हमने विभिन्न पार्ट पढ़े थे। उसके बाद में हमने किया था आंकड़ों का संगठन। संगठन का मतलब जो आंकड़े इकट्ठे किए थे, जो अपरिष्कृत आंकड़े होते हैं जो इकट्ठे किए थे, उन आंकड़ों को क्या किया था हमने, सही तरीके से क्या किया था, एक वर्गीकरण किया था, उनको सही बांटा था। आज हम करेंगे उसका प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण का जो आंकड़े हमने इकट्ठे किए पहले, उसके बाद में हमने उसका संगठन किया, उसको व्यवस्थित किए। व्यवस्थित करने के बाद में आज हम क्या करेंगे, उनको प्रस्तुत करेंगे कि आंकड़ों को कैसे प्रस्तुत किया जाता है। तो आंकड़ों को प्रस्तुतिकरण से ये होगा कि आंकड़ों को सरल व स्पष्ट तरीके से क्या करते हैं, हम प्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, उसे क्या कहते हैं, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। अब आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए क्या करना पड़ता है हमें, हमारे पास होते हैं 3 तरह के आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के। कितने भागों में बांटा गया आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण को? आंकड़ों के हमारा फर्स्ट है आंकड़ों को तीन प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, आंकड़ों को 3 प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है। पहला है हमारे पास पाठ विषयक, ठीक है, या फिर वर्णनात्मक प्रस्तुतिकरण। दूसरा हमारे पास क्या नाम है, दूसरा हमारे पास है सारणीबद्ध ठीक है, सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण। और तीसरा हमारे पास या तो होता है पाठ विषयक, और दूसरा हमारे पास सारणीबद्ध, और तीसरा हमारे पास आरेखीय प्रस्तुतिकरण। इन 3 टाइप से हम क्या करते हैं, आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं। देखो इनके अंदर जो, जैसे मान लो इसके अंदर दे रखा है ना, उसके अंदर हमारे पास पहला हमने टॉपिक उठाएंगे, इसको हम वर्णन करेंगे। अब देखो टॉपिक वाइज पहला हमने ले लिया पाठ विषयक प्रस्तुतिकरण। देखो पाठ विषय प्रस्तुतिकरण के अंदर क्या बोल रखा है कि आंकड़ों का विवरण पाठ में ही दिया जाता है। पाठ में दिया जाता है। ठीक है, और जब आंकड़े आंकड़ों का परिणाम बहुत कम, जब आंकड़ों का परिणाम बहुत कम या से बोलो अधिक
अधिक न हो तो प्रस्तुतिकरण का यह स्वरूप अधिक उपयोगी होता है। ठीक है, देखो अब हम करेंगे इसका डिफाइन। ठीक है, अब देखो पाठ विषय का मतलब किस में आ गया, पाठ के अंदर आ गया। इसके अंदर दे दिया कि पाठ है विषय के प्रस्तुतिकरण, जिस विषय के अंदर हम क्या करते हैं, पाठ टॉपिक बनाते हैं, इसको बोलते हैं टॉपिक। ठीक है, जिस विषय के बारे में हम क्या करते हैं, पाठ के रूप में वर्णन कर देते हैं उसको, उसे कहते हैं। जैसे आंकड़ों का विवरण किस में किया जाता है, पाठ के अंदर, चैप्टर के अंदर जो हमारे पास पाठ होते हैं उनके अंदर क्या किया जाता है, इसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है। ठीक है, आंकड़ों का परिणाम अधिक न होता है। कभी कंडीशन हो, कोई कंडीशन ऐसी होती है जिसके अंदर क्या होता है कि आंकड़ों का परिणाम होता है ना, जो आंकड़े वो क्या होते हैं, बड़े नहीं होते या अधिक नहीं होते, तो उसका प्रस्तुतिकरण किससे किया जाता है, इसी विधि से सबसे ज़्यादा किया जाता है। यही विधि सबसे ज़्यादा क्या होती है, उपयोगी हो जाती है। ठीक है, तो हमने वापस डिफिनेशन पढ़ ली कि आंकड़ों का विवरण है ना, इस विधि के अंदर किस में किया जाता है, पाठ के अंदर किया जाता है। ठीक है, और जब आंकड़ों की क्या होती है, परिणाम क्या अधिक नहीं होते हैं, तो प्रस्तुतिकरण के लिए सबसे क्या है, उपयोगी विधि है। अब कैसी प्रस्तुतिकरण के लिए उपयोगी विधि है, कोई एग्जाम्पल के रूप में हम ले लेते हैं। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल के रूप में ले लिया कि 2001 की जनसंख्या मान लो 102 करोड़ थी। ठीक है, अब इसके अंदर कह दिया जिसमें से हमारे पास 53 करोड़ पुरुष और 49 करोड़ क्या थी, महिलाएं थी। ठीक है, उन पर 49 करोड़ कितनी थी, 53 करोड़ पुरुष और 49 करोड़ क्या थी, महिलाएं थी। ठीक है, और उसमें से हमारे पास 74% है, 74 करोड़ लोग भारत में 74 करोड़ लोग भारत में ही रहते हैं, और उसमें से 28 करोड़ भारत में रहते हैं, 28 करोड़ लोग शहरी क्षेत्र में। ठीक है, और जिसमें से क्या है कि 74 करोड़ क्या रहते हैं लोग ग्रामीण। ठीक है, 74% करोड़ लोग क्या है, ग्रामीण है, और 28 करोड़ लोग क्या है, शहरी है। ठीक है, कि एक गांव की जनसंख्या मान लो कि भारत की जनसंख्या मान लो 102 करोड़ थी, जिसमें से 53% क्या थे, पुरुष थे, उन पर कितनी महिलाएं थी, 49 करोड़ महिलाएं थी। जिसमें से 74 करोड़ कहाँ पे रहते थे, ग्रामीण थे, गाँव में रहते थे, और 28 करोड़ लोग कहाँ रहते हैं, शहरों के अंदर रहते हैं। ठीक है, और इनमें क्या होता है कि 40 करोड़ लोग क्या है, पूरे देश में क्या है, और इसमें क्या है, पूरे देश में 40 करोड़ श्रमिक है। ठीक है, और 62 करोड़ क्या है, गैर श्रमिक है। ठीक है, इसी में भी क्या हो जाता है, और भी चीज़ दे रखी है, जिसमें से 19 करोड़ जनसंख्या से अपेक्षा अगर श्रमिक की संख्या ग्रामीण जनसंख्या से कितनी अधिक है, 19 करोड़ अधिक है, यहाँ ग्रामीण में श्रमिक रहते। ठीक है, कहने का मतलब हो गया कि जैसे मान लो ये डेफिनेशन दे दी हमें, जिसमें से इसने बोल दिया कि 40 करोड़ श्रमिक है पूरे देश में, जिसमें 62% क्या है, गैर श्रमिक है, और इनमें 74% में सबसे ज़्यादा क्या है, 72% मान लो कि
इसमें से इसने वैसे बोल दिया कि 72, इसका 72% क्या है, इसका 72% ग्रामीण श्रमिक है, जो गांव में रहते हैं श्रमिक हैं। और इसमें से मान इसने बोल दिया कि 28% है, वो क्या है, शहरी ग्रामीण, शहरी क्या है, श्रमिक है। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया कि पूरे क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया कि पूरी जनसंख्या कितनी है, 102 करोड़ है, उसमें से 53 करोड़ क्या है, पुरुष हैं, और उन पर महिलाएं कितनी हैं, 49 करोड़ है। उन महिलाओं में से, उन लोगों में से गाँवों में कौन रहते हैं, कितने %, 74 करोड़ रहते हैं, और जिसमें से शहरों में क्या रहते हैं, 28 करोड़ रहते हैं। और 28 करोड़ में से 40 करोड़ क्या है, श्रमिक है, 62% क्या है, गैर श्रमिक है। और गाँवों में सबसे ज़्यादा श्रमिक किसमें, गाँव में रहते हैं, 72% श्रमिक रहते हैं, 28% किस में रहते हैं, शहरों में। ये क्या कर दिया इसके अंदर, इसने क्या कर दिया, पूरे एक पार्ट का क्या कर दिया, इसने वर्णन कर दिया, पूरे पार्ट के रूप में क्या कर लिया, इसने ले लिया। अब इस आंकड़ों के अंदर क्या होती है कि ये पार्ट के रूप में शो कर दिया इसने। इस आंकड़ों की सिर्फ इतनी ही कमी होती है कि इन आंकड़ों को समझने के लिए, इन आंकड़ों को सही तरीके से समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। इन आंकड़ों को सही रूप से करने के लिए हमें क्या, समझने के लिए हमें आंकड़ों को शुरू से लेकर लास्ट तक क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। इसके अंदर ये सिस्टम नहीं होता कि हमने स्टार्टिंग थोड़े थोड़े देख लिए तो हमें क्या गई समझ में आती, कभी समझ में आती। इन आंकड़ों को क्या करना पड़ता है। अब इस आंकड़ों के अंदर जैसे मान लो कि पूरे पढ़ने का मतलब क्या है, समझने का मतलब हो गया कि जैसे मान लो कि हमने पूरे टोटल 102 करोड़ ले लिए। अब किसी ने ये पूछ लिया कि ग्रामीण श्रमिक कितने % है, तो ग्रामीण श्रमिक के लिए हमें कहाँ पर जाना पड़ेगा, यहाँ पे जाना पड़ेगा। मतलब इतना पार्ट हमें पहले पढ़ना पड़ेगा, तभी हम क्या पहुँच सकते हैं, यहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो पार्ट विषयक प्रस्तुतिकरण के अंदर क्या होते हैं कि ये सारे पार्ट के रूप में होते हैं। और पार्ट के रूप में होने से क्या एग्जाम्पल हो गया कि इस आंकड़ों को सिर्फ कमी कितनी इतनी है कि इस आंकड़ों को क्या करना पड़ता है, हमें समझने के लिए पूरा क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। हम क्या कर सकते हैं, इस आंकड़े से डायरेक्ट इस आंकड़े पर नहीं पहुंच सकते। ठीक है, इस आंकड़े से इस आंकड़े में पहुंचने के लिए हमें क्या पढ़ने पड़ेगी, अंदर वाले सारे के सारे हमें पहले ग्रामीण श्रमिक 72% रहते हैं, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि श्रमिक टोटल है कितने, तो इतने हैं। 40 करोड़ श्रमिक है, जिसमें से कितने जनसंख्या 74% कहाँ पे रहती है, ग्रामीणों में, 28% किस में रहती है, शहरी में। तो हमें क्या पढ़ने का, टॉपिक बाय टॉपिक क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी ये आंकड़े क्या आते हैं, समझ में आते हैं। इसे बोलते हैं हम पाठ विषय के प्रस्तुतिकरण। अगला टॉपिक है हमारे पास आंकड़ों का सारणीबंध। सारणीबंध का मतलब है सारणी के अंदर प्रस्तुतिकरण। सारणी के अंदर क्या होता है कि दो ही कंडीशन होती है सारणी के अंदर, या तो क्या होती हैं कि पंक्तियाँ होती, पंक्तियों के रूप में। इन आंकड़ों को किस में करते हैं, पंक्तियों व स्तंभों, पंक्तियों व स्तंभों के रूप में क्या करते हैं, स्तंभों के रूप में क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, अब पंक्तियों व स्तंभों के अंदर क्या करते हैं, इनको प्रस्तुत करते हैं। लेकिन इनको कैसे कैसे प्रस्तुत किया जाता है, इसके भी क्या होते हैं, सारणीबंध के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। सारणीबंध कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार आप लोगों ने पहले पढ़ रखे हैं, लेकिन मैं आपको वापस क्या करा देता हूँ, रिपीट कराते हूँ। आंकड़ों के संग्रहण के अंदर आप लोगों ने पढ़ रखे हैं। जैसे मान लो पहला नंबर है गुणात्मक। ठीक है, सेकेंड नंबर हमारे पास है इसके अंदर मात्रात्मक। थर्ड नंबर है इसके अंदर हमारे पास कालिक। फोर्थ नंबर है हमारे पास इसके अंदर स्थानीय। ठीक है, गुणात्मक के अंदर क्या होता है कि कोई भी हमें क्या बताएं, गुण बताएं। गुणात्मक का मतलब हो गया गुण के सीधा सा संबंध हो गया। मात्रात्मक का हो गया मात्रा से। कालिक, और इनको क्या करेंगे हम अब अलग अलग तरीके से कहते हैं। गुणात्मक को लेते हैं, जैसे मान लो गुणात्मक क्या हो गया, गुण से हो गया। ठीक है, गुण से मतलब हो गया कि हमें क्या बताना पड़ता है कि इसके अंदर जो सबसे क्या होते हैं, कठिन आंकड़े होते हैं, इनको निकालना। गुणात्मक के अंदर जैसे मान लो हमने एग्जाम्पल ले लिया एक, जैसे मान लो गुणात्मक है, या तो क्या होते हैं इसके अंदर एग्जाम्पल के रूप देते हैं, या तो कोई बताते हैं सामाजिक स्थिति, ये आंकड़े होते हैं या तो सामाजिक स्थिति पर, या किस पे होते हैं हमारे पास भौतिक स्थिति, ठीक है, और या फिर क्या होते हैं ये लिंग पर, लिंग या फिर आय,
इनके ऊपर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। इस सामाजिक, भौतिक और लिंग और आय, ठीक है, ये गुणात्मक होते हैं, गुण पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन इन आंकड़ों के अंदर क्या एक छोटा सा क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है कि इन आंकड़ों को इकट्ठा करने में सबसे ज़्यादा परेशानी किस में होती है, इन आंकड़ों, क्योंकि इन आंकड़ों के अंदर हमें क्या जाना पड़ता है, आंतरिक रूप से जाना पड़ता है। आंतरिक मतलब कि हमें क्या होना है, आंतरिक अंदर से, जैसे मान लो सामाजिक स्थिति निकालनी है तो हमें समाज के लोगों से क्या करना पड़ेगा, घुल मिलना पड़ेगा, उनकी चीज़, उनकी क्या निकालनी पड़ेगी, कैलकुलेशन निकालनी पड़ेगी। जैसे मान लो कि आय निकालना पड़ता है तो प्रत्येक व्यक्ति की आय क्या कर सकते हैं, हम अंदाज लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति कर सकता है, लेकिन हम ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं कि ये व्यक्ति इतना ही कमाता है। तो उस व्यक्ति को वो पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें व्यक्ति के क्या होना पास में ज़्यादा क्लोज। तो उसके अंदर क्या होता है कि हमें क्या होता है, एकदम आंतरिक रूप से क्या करने पड़ते हैं, आंकड़े को क्या करने पड़ते हैं, निकालने पड़ते हैं। और ये सबसे कठिन आंकड़े होते हैं निकालने के लिए, इनमें सबसे कठिन है कठिन है। अब जैसे निकालने का मतलब हो गया, जैसे मान लो कि हमने लिंग ले लिया, एग्जाम्पल के रूप में हमने ले लिया लिंग, ठीक है, पुरुष ले लिया और महिला ले लिया, और नीचे हमने ले लिया योग, ठीक है। अब जैसे मान लो कि लिंग के अंदर क्या हो गया, ग्रामीण के अंदर जाओ, ठीक है, और शहरी के अंदर जाओ, और या फिर जाओ आप लोग योग के अंदर, कि पुरुष हैं ग्रामीण में कितने रहते हैं, वो हमें क्या होना चाहिए, कैलोरी। जैसे मान लो ग्रामीण के अंदर कितने रहते हैं, 79। महिलाएं हैं वो ग्रामीण के अंदर कितनी रहती है, 59 है। हम क्या निकाल रहे हैं, एक साक्षरता प्रतिशत निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, साक्षरता प्रतिशत, ठीक है। साक्षरता प्रतिशत के अंदर हमें पहले लेना पड़ेगा लिंग। साक्षरता प्रतिशत के अंदर निकालने के लिए क्या होता है कि पहले हमें क्या करना पड़ेगा, महिलाओं को अलग निकालना पड़ेगा, पुरुषों को अलग निकालना पड़ेगा। फिर पुरुष कितने लोग पढ़े हुए हैं, कितने नहीं पढ़े हुए हैं, वो सब का क्या निकालना पड़ेगा, कंडीशन निकालनी पड़ेगी। जैसे मान लो ग्रामीण में पुरुष कितने पढ़े हुए हैं, 79% पढ़े हुए हैं, महिलाएं कितनी पढ़ी हुई है, 59% पढ़ी हुई है। और टोटल कितने, मान लो कि इनका योग करते हैं हम, एवरेज करते हैं, तो टोटल कितने पढ़े हुए हैं, 68% क्या पढ़े हुए हैं, ठीक है। अब क्या है अगला, जैसे मान लो कि हम शहरी का ले लें, तो शहरी के अंदर कितने पुरुष कितने पढ़े हुए हैं, 90% लोग पढ़े हुए हैं, और महिलाएं कितने प्रतिशत पढ़ी हुई है, 80% क्या है पढ़ी हुई है। तो टोटल मिला के कितने पढ़े हैं, 84%। अब इनका क्या कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। टोटल जैसे मान लो कि टोटल में 82% क्या है, पुरुष पढ़े हुए हैं, 82% क्या है, पुरुष टोटल पढ़े हुए हैं, ठीक है। जिसमें से और 65% क्या है, महिलाएं पढ़ी हुई है, जिसमें से टोटल कितने लोग हैं, साक्षर 74%। अब हमने एक साक्षरता का ले लिया, ठीक है। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, साक्षरता का लिंग निकाला कि भाई पुरुष कितने पढ़े हुए हैं ग्रामीण के अंदर, शहरी के अंदर कितने पढ़े हुए हैं, टोटल मिला के दोनों गांवों और शहरों को मिला के कितने पढ़े हुए हैं, 82%। अब महिलाएं ले ली, महिलाएं ग्रामीण के अंदर कितनी प्रतिशत पढ़ी हुई है, 59%, और ग्रामीण शहरी के अंदर कितनी पढ़ी हुई है, 80%। तो टोटल मिला के कितनी पढ़ी हुई है, 65% महिलाएं क्या है पूरे देश में पढ़ी हुई है। अब इनका टोटल कर लिया कि गाँवों के अंदर कितने लोग पढ़े हुए हैं, 68% लोग पढ़े हुए हैं, शहरों के अंदर 84% लोग पढ़े हुए हैं, और टोटल के अंदर टोटल लोग कितने पढ़े हुए हैं, पढ़े साक्षरता मतलब होगा 74% लोग पढ़े हुए। तो इन आंकड़े ये क्या होते हैं, गुणात्मक, गुण के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, निकाले जाते हैं, ठीक है। अगला हम करते हैं इसके अंदर मात्रात्मक। अगला हम करते हैं मात्रात्मक। मात्रात्मक किससे निकाला जाता है, आयु, कद, हाइट, आय, ठीक है, या फिर उत्पादन। ये सारे के सारे क्या होते हैं, मात्रात्मक होते हैं, मात्रा के अंदर होते हैं। आयु भी क्या होती है, एक निश्चित मात्रा के अंदर। कद भी क्या होता है, निश्चित मात्रा के अंदर। आय भी क्या होती है, निश्चित मात्रा के अंदर, इतनी 15,000 है। उत्पादन भी क्या होता है, एक निश्चित मात्रा के अंदर। जैसे मान लो हमने एग्जाम्पल के रूप में कि मात्रात्मक मतलब हो गया कि आयु, कद, आय और उत्पादन, इनसे मतलब हो गया, ठीक है। तो इसको मात्रात्मक रूप से मापते हैं, ठीक है, मात्रा को बताते हैं। अब मात्रात्मक रूप से कैसे, मान लो कि हमने बता दिया, जैसे मान लो कि चुनाव के अंदर, जैसे मान लो कि हमने क्या ले लिए, व्यक्ति ले लिए, 542 व्यक्ति ले लिए, ठीक है। अब जैसे 542 व्यक्ति ले लिए, अब हमें क्या निकालनी है, उनकी आयु निकालनी है, ठीक है। आयु निकालने जैसे हमने ले लिया 20 से, चुनाव क्या दे सकते हैं, 20 या 30 के अंदर वाले दे सकते हैं। जैसे मान लो हमने चुनाव की कंडीशन ले ली कि 542 लोग आदमी हैं, जिसके अंदर चुनाव के अंदर क्या है, आयु। जैसे मान लो कि 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70
और 70 से 80, ठीक है, और 80 से 90, ठीक है। अब हमने क्या ले लिया, इतने सारे टॉपिक ले लिए। अब हमें बताना है कि 542 आदमी में से क्या है कि कितने लोग 20 से 30 वर्ष की उम्र में हैं। जैसे मान लो हमने लिख दिया 7 है। 30 से 40 वर्ष की उम्र में कितने हैं, जैसे मान लो 30 से 40 वर्ष की उम्र में जैसे मान लो 82 लिख दिया, या फिर 50 से 60 में कितने हैं 79 है, या फिर 60 से 70 में कितने हैं जैसे मान लो 45 है, और इसमें कितने हैं जैसे मान लो 15 है। 80 से 90 में कितने हैं जैसे मान लो 17 है, और इसमें मान लो 5। एज एग्जाम्पल के रूप में हमने सारे ले लिए। तो ये सारे के सारे क्या है, एक मात्रा के रूप में है कि 20 से 30 साल के बीच में कितने आदमी हैं, 7 ही। एक निश्चित क्या है, प्रमाण है कि हमारे पास 7 ही व्यक्ति है। या फिर 30 से 40 के अंदर 82 है, तो वो क्या हो गया, एक निश्चित मात्रा हो गई। ये क्या हो गया, आयु वर्ग हो गया कि आयु कितने कितने लोग हैं, और इसकी क्या हो गई, ये इतने इतने। जैसे मान लो 542 का हमने आंकड़ा निकाला है एग्जाम्पल के रूप में। तो जैसे मान लो 20 से 30 की वर्ष की उम्र में कितने हैं, 7 हैं। 30 से 40 की उम्र में 82 है, और 40 से 50 के अंदर 79 है। तो इस अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या बताता है हमें, मात्रा का, ठीक है। थर्ड नंबर हम इसके अंदर लेते हैं कालीन। तो कालीन का मतलब हो गया समय पर डिपेंडेंट। किस पे हो गया, समय पर, टाइम पर डिपेंडेंट है कि हमें क्या निकालने पड़ते हैं आंकड़े, टाइम पे डिपेंडेंट निकालने। टाइम के डिपेंडेंट का मान लो कि हम एक जैसे मान लो कि गेहूं की फसल को ले लेते हैं। हमने क्या ले लिया, गेहूं की फसल का ले लिया। तो गेहूं की फसल का जैसे मान लो हम लेते हैं, तो हमने जैसे ले लिया कि 1900 मान लो 51 में मान लो कि गेहूं की फसल मान लो कि 74.5 करोड़ क्विंटल होती थी, करोड़ क्विंटल थी, ठीक है। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। 1961 को मान लो कि ये कितनी हो गई, 82% हो गई, या फिर 1971 को ये कितनी होगी, 90 हो गई। तो ये क्या बता रहा है, एक टाइम का बहुत बता रहा है। ये सारे के सारे किस पे डिपेंडेंट हो रहे हैं, टाइम पर। तो एक निश्चित टाइम पे बता रहा है कि इस टाइम के अंदर इतनी होती थी हमारी मान लो गेहूं का उत्पादन, और इस टाइम के अंदर हमारे पास इतना होता था, और इस टाइम के अंदर इतना होता था। तो कालीन वर्गीकरण किससे कहते हैं, जो टाइम पे डिपेंडेंट होते हैं आंकड़े, उनको हम किससे निकालते हैं, कालीन वर्गीकरण के आधार पे निकालते हैं कि भाई पिछले साल अगर मान लो इतनी थी तो इस साल कितनी है। तो जो टाइम के बारे में हमें क्या करता है, बताता है, वो क्या होते हैं सारे के सारे कालीन। और जो क्या बताते हैं, मात्रा के रूप में बताते हैं कि निश्चित मात्रा, जैसे मान लो आयु, कद, जैसे मान लो हाइट होती है, तो एक निश्चित मात्रा के अंदर 5 फुट से ऊपर कितने व्यक्ति है, तो ये क्या होते हैं, मात्रा बता सकते हैं, हाँ इतने व्यक्ति होते हैं। या फिर आय का बता देते हैं कि इतने वर्ष से लेकर इतने वर्ष तक कितने आदमी हैं, तो एक मात्रा हो गई, लिमिटेड हो गई, ठीक है। और जैसे मान लो उत्पादन है, तो उत्पादन भी क्या होता है, एक निश्चित मात्रा में होता है, ठीक है। और कालीन वर्गीकरण होता है समय पर, जो हम क्या करते हैं समय के अंदर कि पिछले साल इतना था तो इस साल कितना हो जाएगा, 2 साल पहले इतना था तो अब कितना हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारे पास 4th नंबर पॉइंट है हमारे पास स्थानीय। स्थानीय वर्गीकरण क्या हो गया, इससे रिलेशन हो गया, स्थान से रिलेशन हो गया, ठीक है। स्थान से रिलेशन का मतलब हो गया जगह, जैसे मान लो कि जिला हो गया, या फिर राज्य हो गया, या कस्बा हो गया, या देश हो गया, तो इन पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। और कालीन मैंने बता दिया समय पर घंटे, हफ्ते, महीने या साल, इनके अनुरूप में होते हैं टाइम, ठीक है। और स्थानीय कितने हैं, स्थान के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे मान लो कि राज्य या फिर देश, जिला, कस्बा, ग्रामीण, इन पे डिपेंडेंट होते हैं स्थानीय। स्थानीय के अंदर जैसे मान लो कि हम जैसे मान लो गेहूँ का ले लिया, तो स्थानीय के अंदर आप ऐसे नहीं बताएंगे कि इतने सन 1951 को इतना हुआ था। स्थानीय के अंदर ऐसे बता देंगे कि अमेरिका के अंदर कितना उत्पादन होता है। जैसे अमेरिका के अंदर गेहूं का उत्पादन मान लो 74.5 क्विंटल होता है, भारत के अंदर कितना होता है उत्पादन, तो बता दिया 82.5 होता है। और चीन के अंदर कितना होता है उत्पादन, इतना होता है। तो इसके अंदर जो स्थानीय जो वर्गीकरण होता है, इसके अंदर क्या होता है कि सिर्फ स्थान के बारे में बता देता है कि इस स्थान में इस चीज़ का प्रोडक्शन इतना होता है, या ये स्थान या फिर देश कितना प्रोग्रेस कर रहा है। तो इसके अंदर क्या आते हैं, स्थानीय के अंदर स्थान के बारे में बता देते हैं, कालीन के अंदर निश्चित समय के अंदर बताते हैं कि इस समय में इतना प्रोडक्शन हुआ था। और मात्रात्मक बताते हैं मात्रा के रूप में कि इस मात्रा में कितने व्यक्ति हैं, या आयु का बता दें कि इस आयु से लेकर इस आयु तक कितने व्यक्ति हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास आंकड़ों का सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण।